Hello everyone, welcome back to my channel Tutorman, and today we are going to discuss constitutional and legal rights of women in India. तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या है विमेन के और लीगल राइट्स क्या हैं, दोनों के डिफरेंसेस क्या हैं बेसिकली, और उसके उसके अंदर लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के क्या क्या राइट्स आते हैं, लीगल राइट्स के अंदर क्या क्या राइट्स आते हैं जो विमेन को दिए गए हैं। इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं और मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको ये लेक्चर अच्छे से समझा पाऊँगा। और लेट्स सी फर्दर। तो इन सभी टॉपिक्स को समझने से पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ वुमेन्स राइट, कि वुमेन्स राइट का ब्रीफ ओवरव्यू क्या रहा है, ये कैसे डेवलप हुआ और कैसे टाइम के साथ ये अडॉप्ट किया गया डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर। इसको हम जान लेते हैं पहले। वुमेन्स राइट्स वो राइट है जो महिलाओं और गर्ल्स के लिए, जो कि लाइक लड़कियां हैं, उनके लिए क्लेम किया गया वर्ल्ड वाइड सोसाइटी के अंदर और फॉर्म द बेसिस ऑफ वुमेन्स राइट मूवमेंट इन 19th सेंचुरी। और यही क्लेम जो है ये आगे जाकर वुमेन्स राइट मूवमेंट के अंदर तब्दील हो जाता है और एक बड़ा मूवमेंट हम देखते हैं 19th सेंचुरी के अंदर होता है। इवन 20th सेंचुरी के अंदर यूएसए के अंदर बहुत बड़ा मूवमेंट होता है वोटिंग राइट के लिए और यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के लिए। तो ये बेसिकली ये राइट्स और क्लेम्स जो होते हैं यही बाद में जाकर विमेन्स राइट मूवमेंट बन जाते हैं और फिर बहुत सारी कंट्रीज के अंदर लीगल चेंजेस आते हैं, विमेन्स के लिए राइट्स को प्रोटेक्ट किए जाते हैं और विमेन को अलग से राइट्स दिए जाते हैं मैरिजेस के अंदर, डाइवोर्स के अंदर, वोटिंग के अंदर, पॉलिटिकली। तो ये सारी चीज़ का जो बेस है बेसिकली वो क्लेम्स होता है जो गर्ल्स और विमेन्स कर रही होती हैं डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर, ठीक है? तो यही आगे जाकर फिर एक बड़ा मूवमेंट का रूप लेता है। इन सम कंट्रीज दिस राइट्स आर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड और सपोर्टेड बाय लॉ। बहुत सारे कंट्रीज के अंदर ये जो है ये सभी राइट्स जो है विमेन्स राइट वो संस्थाबद्ध किया जाता है, उसको एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाता है कि विमेन्स के राइट्स को ये इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्ट करेगी और सपोर्टेड बाय लॉ, और लॉ के द्वारा सपोर्ट किया जाता है कि लॉ के अगेंस्ट होगा अगर किसी महिला का के राइट का हनन होता है या फिर उसके राइट्स को छीना जाता है, तो उसको लॉ पूरी अपनी एक शक्ति प्रदान करती है, लोकल कस्टम्स एंड बिहेवियर। और बहुत सारे कंट्रीज के अंदर हम ये भी देखते हैं कि जो विमेन्स राइट है वो लोकल कस्टम्स के द्वारा भी सपोर्टेड है। बहुत सारे ऐसे कंट्री या सोसाइटी हैं जो स्टार्टिंग से ही फेमिनिस्ट रही हैं और कहीं ना कहीं विमेन को ज़्यादा राइट्स प्रोवाइड करती हैं। खासकर हम ऐसे ऐसे कुछ सोसाइटीज एशिया के अंदर देखते हैं जो लोकल कस्टम्स और लोकल बिहेवियर में भी आपको फेमिनिज्म दिखेगा और लाइक वहाँ के सोसाइटी में विमेन को अच्छी तरह से कंसिडर किया जाता है पहले से। तो उसको छोड़कर बाकी सभी जो सोसाइटीज होते हैं यहाँ पर लाइक जहाँ पर मेन का डोमिनेशन होता है विमेन के ऊपर, उस टाइम उस जगह पे ये सभी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है और इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाता है, इसको लॉ के द्वारा सपोर्ट किया जाता है और लोकल कस्टम्स और बिहेवियर में भी लेकर आया जाता है। अब हम देखते हैं कि विमेन्स राइट और ह्यूमन राइट्स में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं और ये कैसे एक दूसरे के साथ कन्फ्रंट करते हैं। विमेन्स राइट्स जो हैं या फिर जो एडवोकेट है विमेन्स राइट के, वो ये मानते हैं कि विमेन के साथ एक हिस्टोरिकल और ट्रेडिशनल बायस रहा है, ये स्टार्टिंग से ही मोर डिप्राइव्ड रही हैं, इसलिए इनको ज़्यादा राइट्स की जरूरत है। इसलिए ह्यूमन राइट्स जो हैं, जो ब्रॉडर ह्यूमन राइट्स हैं, जो सबके लिए है, इन जनरल सभी ह्यूमन बींग के लिए, उसके अलावा भी विमेन्स को अलग से राइट्स मिलने चाहिए ताकि ये अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। क्योंकि ट्रेडिशनली और हिस्टोरिकली हम देखते हैं कि विमेन के साथ बहुत सारा भेदभाव होता आ रहा है फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है? और उनके राइट्स नहीं के बराबर है, तो उनको ज़्यादा राइट देकर जो बाकी सभी जो ह्यूमन्स है उसके इक्वल लाने की जरूरत है और ह्यूमन राइट्स के अलावा कुछ राइट्स देने की जरूरत है। इसलिए जो ये जो कॉन्सेप्ट लोग देते हैं ना कि ह्यूमन राइट्स सबको दे दिया तो फिर विमेन्स को क्या अलग से देने की क्या जरूरत है, तो फेमिनिस्ट इसके अगेंस्ट है। वो बोलते हैं कि नहीं, विमेन्स को मोर राइट्स की नीड है। वैसे ही जैसे कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को मोर राइट्स की नीड होती है ताकि जो दूसरे जो मेन स्ट्रीम ग्रुप्स हैं उसके साथ इक्वली असर्ट कर सकें, ठीक है? तो जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं सभी कंट्रीज के अंदर, चाहे वो यूएसए के अंदर ब्लैक्स हो, चाहे इंडिया के अंदर जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब है, ऐसे जो ग्रुप्स हैं उनको मोर राइट्स देने की जरूरत है ताकि वो दूसरे ग्रुप्स के साथ असर्ट कर पाए, उनके इक्वल पहले आ पाए। क्योंकि उनके साथ हिस्टोरिकली और ट्रेडिशनली बायस होता है, उनके साथ भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो उन ये जो है ये नॉर्मली सबको इक्वली राइट्स दे देने से खत्म नहीं होगा, तो भी वो चीज कंटिन्यू रहेगा। इसलिए उनको ज्यादा राइट्स देने की जरूरत है ताकि वो अपने राइट को डिफेंड कर पाए और अपने लिए राइट्स को असर्ट कर पाए। अब हम कुछ ऐसे इश्यूज को डिस्कस करने वाले हैं जो वीमेन राइट के साथ डायरेक्टली एसोसिएट है, डायरेक्टली रिलेटेड है
और विमेन राइट को असर्ट करने वाले जो लोग हैं, जो फेमिनिस्ट हैं, वो इन राइट्स को भी एडवोकेट करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि वो कौन से राइट्स हैं जो विमेन राइट के साथ एसोसिएटेड हैं। टू बॉडीली इंटीग्रेट टू बी फ्री फ्रॉम सेक्सुअल वायलेंस, कि बॉडीली फिजिकली जो है विमेन सेक्सुअल वायलेंस से आज़ाद हो पाए और इससे वो उनको एक आज़ादी मिले। टू वोट, अब दूसरे जो राइट्स हैं वो है वोट, टू वोट, विमेन वोट के लिए सर्ट कर रही हैं। टू एंटर इनटू द लीगल कॉन्ट्रैक्ट, कि बहुत सारे लीगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पहले क्या होता था कि विमेन को एंटर नहीं करने दिया जाता था सोसाइटीज के अंदर, कि कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जैसे प्रॉपर्टी की बात हो रही है या कोई दूसरी तरह की लीगल कोई काम हो रहा है, तो उसमें विमेन को राइट्स नहीं होते थे। तो लीगल राइट्स उनको भी मिले, लीगल राइट्स के अंदर एंटर करने का अधिकार उनको भी मिले, इसके लिए वो असर्ट कर रही हैं। टू हैव इक्वल राइट्स इन फैमिली लॉ, फैमिली के अंदर उनको इक्वल राइट्स मिले, लाइक मैरिज के अंदर, डाइवोर्स के अंदर उनको इक्वल राइट मिले। टू वर्क, उनको काम करने की आज़ादी होनी चाहिए, इसके लिए विमेन असर्ट कर रही हैं। टू फेयर वेजेस और इक्वल पे, उनको सही तरीके से वेज मिले और इक्वली पे वेज मिले, मतलब जिस काम के लिए विमेन को जितना सैलरी मिल रहा है उतना ही, अगर विमेन भी काम कर रही है तो विमेन को भी उतना ही सैलरी मिलना चाहिए, उतना ही पे मिलना चाहिए। टू हैव राइट्स टू ओन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी रखने का अधिकार होना चाहिए। टू एजुकेशन, एजुकेट होने का अधिकार होना चाहिए। तो ये सभी राइट्स जो हैं वो विमेन्स राइट को एडवोकेट करने वाले जो लोग हैं वो असर्ट करते हैं। और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज अभी वर्ल्ड के अंदर ये सारे राइट्स सिक्योर किया जा चुका है। अभी कुछ कंट्रीज हैं जो बाकी है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द कंट्री ने इसको अडॉप्ट कर लिया है। तो ये सभी राइट्स हैं जो विमेन्स चाहती हैं कि उनको मिले, और इनके इश्यूज हैं। सो लेट्स सी फर्दर। The rights available to women in India can be classified into two categories. अब हम देखते हैं कि जो राइट्स विमेन को मिले हैं इंडिया के अंदर, वो बेसिकली दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड किए गए हैं। कौन कौन से? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड लीगल राइट्स। विमेन राइट्स इन इंडिया जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड लीगल राइट्स। आप इस चार्ट के अंदर भी देख सकते हैं, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि कौन कौन से राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं और कौन कौन से राइट्स लीगल राइट्स हैं। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते क्या हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वो राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे गए हैं, प्रोविजंस के अंदर, उसके जो आर्टिकल्स हैं उनके अंदर मेंशन्ड है, जो विमेंस के लिए पर्टिकुलरली बनाए गए हैं। तो वो राइट्स जो विमेंस के लिए बनाए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे गए हैं, वो सभी राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। और लीगल राइट्स क्या होता है? वो राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं लेकिन वो पहले नहीं थी, उनको लेजिस्लेट करके लाया गया है, उनको अमेंड करके या फिर नए किसी लॉज को क्रिएट करके अंदर लाया गया है, कमीशन बना के लेकर आया गया है। तो वो क्या है? वो लीगल राइट्स है जो लीगली मिले हैं, लीगली कोई कानून लेकर आया गया है और उसके बाद फिर उनको राइट्स दिया गया है, तो वो लीगल राइट्स है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो फ्रॉम द बिगिनिंग, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा होता है उस टाइम से है। तो दोनों में डिफरेंस है। वी विल सी दी व्हाट इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ वुमेन इन इंडिया। तो अब हम देखेंगे कौन कौन से राइट्स विमेन्स राइट्स है इंडिया के अंदर। The first one is the state shall not discriminate against any citizen of India on the basis of on the ground of sex। तो पहला जो राइट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये है कि स्टेट गवर्नमेंट सिटीजन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा जस्ट बिकॉज कि उसका जेंडर जो है वो मेल है या फीमेल है, जो भी है। तो जेंडर के अगेंस्ट, ये जो जेंडर बायस है इसके अगेंस्ट ये राइट बनाया गया है कि विमेन को भी हर काम करने दिया जाएगा, उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया नहीं किया जाएगा स्टेट के द्वारा। खासकर स्टेट का यदि कोई काम है, गवर्नमेंट का अगर कोई काम है, तो सेक्स के हिसाब से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कि अगर वो मेल है तो उनको काम करने दिया जा रहा है, अगर फीमेल है तो उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं होगा, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। सेकेंड राइट इज द स्टेट इज एम्पावर्ड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर विमेन। अब हम देखते हैं कि स्टेट के पास पूरी आज़ादी है कि अगर वो कोई स्पेशल प्रोविजन में विमेन के लिए बनाना चाहती है, अगर स्टेट को लगता है कि विमेन ज़्यादा डिप्राइव्ड है किसी फील्ड में और उनके लिए अलग से कानून बनाने की जरूरत है, ठीक है, तो स्टेट को पूरी आज़ादी है कि वो कानून बना सकती है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है, ठीक है। आर्टिकल 15 का पार्ट 3 है, क्लॉज 3 है ये, कि स्टेट को पूरी आज़ादी है कि कोई भी कानून बन सकता है विमेन के लिए स्पेशली। तो इसी आर्टिकल के बेसिस पे मेजर राइट्स जो हैं विमेन के लिए बनाए गए फर्दर। तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो बी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली इसको इंस्टिल कर दिया गया कि अगर विमेन के लिए कोई राइट की जरूरत होगी तो
गवर्नमेंट बना सकती है, और इसी के आधार पर गवर्नमेंट ने बहुत सारे अदर राइट्स भी बनाए बाद में। तीसरा जो राइट है वो है नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और बी इन एलिजिबल फॉर इन एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स। कोई भी सिटीजन डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा और इन एलिजिबल नहीं घोषित किया जाएगा स्टेट के द्वारा किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए, किसी भी तरह के काम के लिए या ऑफिस वर्क के लिए किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स। ठीक है, लिंग के आधार पर महिला या पुरुष होने के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो ये भी एक विमेंस राइट ही है कि विमेन को ज्यादा आजादी मिल रही है कि वो भी कोई भी काम कर सकते हैं और गवर्नमेंट उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा है। तो विमेन को ये मोर असर्ट और मोर पावरफुल बनाती है ये राइट्स। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर आर प्रोहिबिटेड। मतलब लोगों का जो तस्करी है, ह्यूमंस का तस्करी है उस पर, और फोर्स लेबर जो जबरदस्ती काम कराया जाता है उसको रोक दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनली इसको रोक दिया गया है, गलत साबित कर दिया गया। अब क्या इससे क्या होगा कि विमेंस के हम का जब हम हिस्ट्री देखते हैं तो हम पाते हैं कि बहुत सारे केसेस में विमेंस के साथ जो है उनका ट्रैफिकिंग होता था, मतलब तस्करी होता था, मतलब इस सिटी से उस सिटी से उसको ले जा रहा है। ठीक है, और प्रोस्टिट्यूशन में वो इन्वॉल्व है, तो ट्रैफिकिंग होता था उनका, फोर्स लेबर जबरदस्ती काम कराने का जो है केसेस हम देखते हैं हिस्ट्री के अंदर। तो उनको बिल्कुल पूरी तरह से रोक दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनली। फिफ्थ राइट जो है वो है द स्टेट इज टू सिक्योर फॉर मेन एंड वीमेन इक्वली द राइट्स टू एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड। तो स्टेट का ये काम है कि चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं हो, वो अपनी जिंदगी अच्छी तरह से आगे व्यतीत कर सके, इसलिए इक्वली राइट्स उनके लिए दिए जाएंगे। द स्टेट टू सिक्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ इंडियन मेन एंड वीमेन। तो स्टेट चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सभी के लिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का राइट्स देती है। मतलब अगर आपने कोई काम किया है, चाहे आप मेल हैं और उसी काम को कोई फीमेल कर रही हैं, तो उनको भी उतना ही पैसा मिलेगा जितना आपको मिल रहा है। उनको कम पैसे नहीं दिए जाएंगे जस्ट बिकॉज कि वो फीमेल हैं, महिलाएं हैं। हम देखते हैं कि इवन इन प्राइवेट सेक्टर्स हम ज्यादा देख रहे हैं कि मेन को कम सैलरी दिया जाता है सेम काम के लिए जिसमें मेन को ज्यादा दिया जाता है सैलरी। ये डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। इसको स्टेट प्रोहिबिट करती है, उसको स्टेट मना करती है। सेवेंथ राइट जो है इसके अंदर हम देखते हैं कि द स्टेट इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वुमेन वर्कर आर नॉट abused and that they are not forced to buy economic necessity to evocation suited to their strength। सेवेंथ राइट ये कहता है कि सरकार इस बात को इंश्योर करती है कि जो विमेन का हेल्थ है वो एब्यूज नहीं होना चाहिए, उनके साथ मतलब एब्यूज जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए और वो काम नहीं दिए जाने चाहिए, सौंपने चाहिए उनको जो जिसको करने में वो सक्षम नहीं है और जिसको करने में वो कंफर्टेबल नहीं है, वो काम उनको नहीं सौंपना चाहिए। इन जनरली यदि वो कहीं काम कर रही हैं तो उनको वो काम दिया जाए जो उनके लिए परफेक्ट हो। अगर बॉडीली या फिर फिजिकली हेल्थ के पर्पज से देखा जाए, अगर वो काम ठीक ना हो विमेन के लिए तो वो काम विमेन को ना दिया जाए। उनके लिए जो परफेक्ट एवोकेशन हो, जो परफेक्ट उद्यम या फिर जो परफेक्ट काम हो, वो उनको प्रोवाइड किया जाए जिसमें वो सूटेड है। ठीक है, द स्टेट शैल मेक प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग जस्ट ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। एट्थ राइट ये कहता है कि स्टेट का ये काम है कि कहीं पे काम यदि विमेन को जस्ट ह्यूमन कंडीशन मतलब एक सही तरीके का माहौल, ठीक है, एक सभ्य माहौल और मैटरनिटी रिलीफ भी मिलना चाहिए। अगर वो प्रेग्नेंट है तो उस दौरान उनको छुट्टी मिलनी चाहिए, उनको लीव मिलनी चाहिए और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। मतलब इसके लिए अब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सैलरी कट कर लेगी या फिर ऐसा कुछ नहीं। विमेन को ये पूरी आज़ादी है कि वो अपना मैटरनिटी रिलीफ ले सकती हैं और उनको ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क प्रोवाइड किया जाए, मतलब एक सही तरीके का कंडीशन हो वर्क के लिए वो प्रोवाइड किया जाए। तो ये स्टेट राइट्स देती है विमेन को। नाइन्थ राइट ये है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू रिनाउंस द प्रैक्टिस ऑफ एलिगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ विमेन। तो नाइन्थ राइट ये कहता है कि ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो ऐसे प्रैक्टिसेस को छोड़ दे जिनसे विमेन के डिग्निटी को हानि पहुंचता है, जिससे विमेन की डिग्निटी को क्षति पहुंचता है। अगर कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं या ऐसा कोई बात बोल रहे हैं जिससे
विमेन के डिग्निटी को, आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रहा है, तो वो मना किया जाता है, ऐसा काम आप नहीं कर सकते हैं। या आर्टिकल 51A के तहत उनको राइट, 51A का पार्ट ई के तहत उनको राइट दिया जाता है कि विमेन का डिग्निटी वायलेट नहीं होना चाहिए, विमेन के उनको ऐसा कोई भी काम या प्रैक्टिस नहीं करना है हम सभी को जिससे विमेन के डिग्निटी को ठेस पहुंचे। नेक्स्ट राइट इज 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन इन पंचायत शैल बी रिजर्व्ड फॉर विमेन। तो आर्टिकल 243D का पार्ट 3 ये कहता है कि 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स जो है पंचायत के, वो सभी विमेन के लिए रिजर्व होते हैं। मतलब पंचायत आपने देखा होगा, लोकल गवर्नमेंट जो होता है, ठीक है, PRI, पंचायती राज गवर्नमेंट, उसके अंदर विमेन को 1/3 ऑफ द सीट है जो है वो सिक्योर होता है और उसमें सिर्फ विमेन इलेक्ट हो सकती हैं। तो ये राइट्स उनको दिया गया है। 1/3 of the offices of the chairperson in the panchayat at each level shall be reserved for women। तो आर्टिकल 243D का पार्ट 4 ये कहता है कि 1/3 ऑफ द सीट्स जो है चेयरपर्सन का, पंचायत के अंदर जो चेयरपर्सन होती है उनका जो 1/3 सीट है वो वुमेन के लिए रिजर्व रहेगा और उसमें सिर्फ वुमेन ही इलेक्ट हो सकती हैं। तो ये उनके लिए पर्टिकुलरली अलग से राइट दिया गया है। 1/3 of the total number of seats in to be filled by direct election in every municipality shall be reserved for women। तो आर्टिकल 243T पार्ट 3 ये कहता है कि 1/3 जो सीट है विमेन का म्यूनिसिपैलिटी के अंदर, शहरों के अंदर म्यूनिसिपैलिटी के अंदर जो विमेन 1/3 सीट है वो विमेन ही सिर्फ इलेक्ट हो सकती है उसके ऊपर, और उसके ऊपर मेन इलेक्ट नहीं हो सकते म्यूनिसिपैलिटी में। तो ये लोकल गवर्नमेंट के अंदर जो है सो विमेन को के लिए सीट रिजर्व किया गया है। ऐसा ही कुछ मांग लोकसभा के अंदर भी उठ रही है कि लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर भी 1/3 सीट विमेन के लिए रिजर्व होना चाहिए, लेकिन अब तक ये एक्सेप्टेड नहीं हुआ है। हम देखते हैं कि आगे कब ये एक्सेप्ट होता है। अब हम देखेंगे लीगल राइट्स क्या है विमेन के, व्हाट आर द वेरियस लीगल राइट्स ऑफ विमेन। तो लीगल राइट्स हमने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लीगल राइट्स भी एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही है, लेकिन वो अमेंड करके लाया गया, वो लेजिस्लेट करके लाया गया, वो कानून के तहत बाद में लेकर आया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद जैसे कोई कानून के तहत लेकर उनको आया गया। तो वो सभी लीगल राइट्स है और हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या वेरियस लीगल राइट्स जो है वो विमेन के पास है और वो कैसे आए, किस लॉ के तहत, किस एक्ट के तहत उनको लेकर आया गया। तो ये सभी चीजों को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। द फर्स्ट जो है वो है प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। हम इस एक्ट को देखते हैं, जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का ये राइट जो है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बेसिकली विमेन को डोमेस्टिक, ऑल फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस से प्रोटेक्ट करता है। ये उन महिलाओं को भी प्रोटेक्ट करता है जो रिलेशनशिप के अंदर हैं और उनके पार्टनर जो हैं वो उनको अब्यूज कर रहे हैं फिजिकली, सेक्सुअली, मेंटली और वर्बली। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड राइट, दैट इज इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 के अंदर लेजिस्लेट किया गया है। तो बेसिकली ये जो एक्ट है ये प्रिवेंट करता है विमेन को ट्रैफिकिंग करने से, विमेन का तस्करी जो होता है कॉमर्शियल पर्पस के लिए, चाहे वो धंधा हो, चाहे वो प्रोस्टिट्यूशन हो और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो किसी भी तरीके से, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट लेकर आया गया 1956 में। तो ये विमेन और गर्ल्स को बचाते हैं जो उनके साथ जो ट्रैफिकिंग होता है बहुत सारे केसेस में, और फॉर सेक्सुअल पर्पस के लिए, प्रोस्टिट्यूशन के लिए जो ट्रैफिकिंग होता है, तस्करी होता है, इससे उनको बचाता है और उनको प्रोटेक्ट करता है एज एन ऑर्गेनाइज्ड मीन्स ऑफ लिविंग। जो प्रोस्टिट्यूशन है उनको बैन करता है, ऑर्गेनाइज्ड मीन्स ऑफ लिविंग उसको होने से रोकता है, ठीक है, उसको कॉमर्शियली बिजनेस को स्ट्रेंथन होने से और ट्रैफिकिंग वुमेन का होने से इसको रोकता है ये एक्ट। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड राइट, दैट इज इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। तो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट बेसिकली क्या है कि ये प्रोहिबिट करता है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। विमेन को गलत तरीके से अगर प्रस्तुत कहीं किया जा रहा है, उसको उनको यदि सेक्सुअली ज़्यादा वो देखते हैं आजकल कई मूवीज़ के अंदर या फिर एडवर्टाइजमेंट के अंदर विमेन को अगर सेक्सुअली रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया जाता है तो ये बैन है। इंडिसेंट, गलत तरीके से या फिर भद्दे तरीके से उनको रिप्रेजेंट करने का यदि करने की कोशिश की जाएगी तो ये बैन है इंडिया के अंदर, और ये एक्ट 1986 के अंदर लेजिस्लेट किया गया है। तो ये जो एक्ट है, कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987, ये किसी भी तरीके का सती प्रथा जो है उसको लागू करने से रोकता है और उसको ग्लोरीफाई करने से भी रोकता है। कई लोग सती को ग्लोरीफाई करते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि जो रिसेंटली मूवीज आई थी पद्मावत, उसमें
सती को ग्लोरीफाई किया गया था, मतलब सती को एक अलग तरीके से ऐसा दिखाया गया था कि वो बहुत जरूरी है, चाहे वो महिलाएं मर जाए जल जाए उससे नहीं मतलब है, लेकिन उसका स्वाभिमान ग्लोरीफाई होना चाहिए, ठीक है, अलग तरीके से। तो वो गलत है, ये कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज दे रहा है कि विमेन का राइट कुछ मायने नहीं रखता है, वो चाहे मर जाए लेकिन वो सती प्रथा में जाएंगी। तो ये गलत पोर्ट्रे है विमेन का, ठीक है। ऑल दो वो मूवी पास की कर दी गई थी सेंसर बोर्ड के द्वारा, आई डोंट नो हाउ, बट वो कहीं ना कहीं ये गलत है। 1987 के अंदर ही कानून बन गया है कि सती को आप, ठीक है, लागू नहीं कर सकते हैं और इसको ग्लोरीफाई भी नहीं कर सकते हैं, तो इसके ऊपर प्रिवेंट है, प्रोहिबिशन है। हम फिफ्थ राइट देखते हैं, दैट इज डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के अंदर प्रोहिबिट द गिविंग एंड टेकिंग ऑफ डाउरी। उसके अंदर आप ना डाउरी दे सकते हैं, ना दहेज आप दे सकते हैं, ना दहेज आप ले सकते हैं। तो दहेज को रोकने के लिए ये प्रथा बनाई गई है 1961 के अंदर। तो मतलब बिफोर एंड आफ्टर, ना आप शादी के पहले ना शादी के बाद किसी भी फॉर्म में आप डाउरी ले सकते हैं विमेन साइड से, ठीक है। तो ये कहीं ये गलत है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के अंदर जो है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर जो है 1961 के अंदर लेजिस्लेट किया गया, इसके अंदर विमेन को मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलते हैं अगर वो प्रेग्नेंट है तो उससे कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद तक उनको जो है सो लीव मिलता है और सर्टेन इमोल्यूमेंट्स भी मिलते हैं, हम देखते हैं। तो इस केसेस में विमेन को ये राइट्स दिया जाता है कि वो लीगली ये राइट जो है वो लीव ले सकती हैं और उसके लिए उनकी सैलरी से कोई भी पैसा या फिर किसी भी तरीके से उनको बाहर नहीं निकाला जाएगा या फिर पैसे भी नहीं कटेंगे। तो ये गवर्नमेंट सभी महिलाओं को राइट्स देती है जो काम कर रही हैं कि उनको मैटरनिटी बेनिफिट जो है उनको प्रोवाइड हो। सेवेंथ राइट जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। अब हम देखते हैं कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 क्या है। तो इस केसेस के अंदर उन सभी प्रेगनेंसीज को टर्मिनेट करने का राइट है, ठीक है, अगर वो सर्टेन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर दिया जाता है। अगर किसी फीमेल के साथ कोई रेप होती है या फिर कोई फीमेल है जो डाइवोर्स है और उसके बिकॉज हर हस्बैंड वाज ए अब्यूजर और उसके हस्बैंड अब्यूज करते थे लेकिन अब वो डाइवोर्स है, नाउ शी बिकेम्स प्रेग्नेंट एंड नाउ शी इज डाइवोर्स। तो उन सभी केसेस के अंदर उनके पास अधिकार है कि वो चाइल्ड को, वो जो प्रेग्नेंट है उसको टर्मिनेट कर सके, लेकिन सभी नहीं कर सकते। सभी केसेस के आपके अंदर आपको राइट्स नहीं है कि आप फीटस को खत्म करें और जो चाइल्ड है प्रेग्नेंट जो है उसको आप खत्म कर सके। लेकिन कुछ केसेस के अंदर गवर्नमेंट ये राइट देती है, जैसे कि जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर ये राइट देती है, रेप हो गया या फिर अदर केसेस में, सिमिलर केसेस के अंदर गवर्नमेंट ये राइट्स देती है। नाउ वी विल कम टू द एट्थ राइट, दैट इज प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट। मतलब इसको हम प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट भी कहते हैं कि आप इस केसेस के अंदर बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं भ्रूण हत्या जो आपने सुनी होगी कि महिलाएं पहले ये टेस्ट करवाती हैं कि इवन उसके फैमिली के लोग जो टेस्ट कराते हैं कि जो मेल फीमेल प्रेग्नेंट है वो चाइल्ड जो है वो मेल है या फीमेल। अगर फीमेल होती है तो उसको टर्मिनेट करने की कोशिश की जाती है, उसको खत्म करने की कोशिश की जाती है। इसके ऊपर प्रोहिबिशन लगाता है ये एक्ट 1994 के अंदर ये लेजिस्लेट किया गया है टू प्रोहिबिट सेक्स सिलेक्शन। सेक्स सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं आपकी मेल हो मेल या फिर फीमेल को प्रेफर नहीं कर सकते हैं, आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, उसके पहले या बाद में आप ये पता करके उसको टर्मिनेट नहीं कर सकते। ये जो मिसयूज है पीएनडीटी का मतलब प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, इसके मिसयूज को या फिर प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक जो है उसको सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज जो है इसको रोकती है ये राइट्स और लीडिंग टू फीमेल फर्टिसाइज। क्योंकि इसके कारण से क्या होता है, फीमेल फर्टिसाइज होती है, जो भ्रूण हत्या होती है, महिला बच्ची जो होती है उनका हत्या कर दिया जाता है जन्म से पहले ही। तो इसलिए ये राइट्स लेकर आया जाता है ताकि इसको रोका जा सके और पीएनडीटी एक्ट जो है वो लाया जाता है। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, अब हम देखेंगे व्हाट इज इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। जो है समान भत्ता जो है वो मिलना चाहिए और ये एक्ट 1976 के अंदर लाया जाता है। तो ये एक्ट बेसिकली ये राइट देता है कि विमेन को और मेन को सेम काम के लिए सेम पैसे मिलने चाहिए एंड ऑल्सो प्रोवाइड and also prevent discrimination on the ground of sex against women in service of condition। और विमेन के साथ किसी भी तरीके से भेदभाव यदि किया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और इसको डिस्क्रिमिनेशन से विमेन को बचाती है ये राइट। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के अंदर ही ये लाया जाता है। मुस्लिम विमेन जो है उनको ये राइट मिलता है कि अपने किसी मैरिज के अंदर अगर कोई उसका हस्बैंड अब्यूजर है या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है
तो वो डिसोल्यूट कर सकती हैं, उसको खत्म कर सकती हैं। तो ये डाइवोर्स देने का अधिकार जो है, ठीक है, शादी को खत्म करने का अधिकार जो है वो मुस्लिम महिलाओं को भी है। और ये कब दिया जाता है? 1939 में। उससे पहले क्या होता था कि जो मेल है सिर्फ वही मैरिज को डिसोल्यूट कर सकते हैं, वही शादी को खत्म कर सकते हैं, लेकिन ये राइट 1939 के बाद महिलाओं को भी मिलता है। तो यदि किसी शादी से खुश नहीं है या फिर उसके हस्बैंड अब्यूजर हैं तो उसको खत्म कर सकती है। नाउ वी विल सी द 11th राइट, दैट इज फैमिली कोर्ट एक्ट। फैमिली कोर्ट एक्ट क्या है 1984 का? प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट फॉर स्पीडी सेटलमेंट ऑफ फैमिली डिस्प्यूट। तो ये फैमिली डिस्प्यूट जो होते हैं, चाहे वो शादी से रिलेटेड हो या प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, इनहेरिटेंस से रिलेटेड हो, तो फैमिली में जो विवाद होता है, किसी भी तरीके का डिस्प्यूट है, उसके स्पीडी ट्रायल के लिए, स्पीडी सेटलमेंट के लिए ये एक्ट बनाया जाता है, ताकि एक अलग से फैमिली कोर्ट्स एस्टैब्लिश किए जाएं, जिसमें फैमिली रिलेटेड इश्यूज जो है उसमें स्पीडी ट्रायल हो सके, स्पीडी सेटलमेंट हो सके। नाउ वी विल सी द 12th राइट, दैट इज इंडियन पीनल कोड 1860। अब इंडियन पीनल कोड 1860 क्या है? ये जो मतलब सजा देने वाला जो कानून होता है, पीनल कोड मतलब, पीनल कोड मीन्स जो क्रिमिनल कोड है, जिसमें यदि क्राइम के बदले कोई सजा मिलती है तो उसके लिए जो कानून लिखा गया है वो 1860 के अंदर 1860 में ही लिखा जाता है। ऑब्वियस सी बात है, जब अंग्रेज एस्टैब्लिश हो चुके होते हैं यहाँ पे, तो ये इंडियन पीनल कोड बनाते हैं। कंटेन प्रोविजंस टू प्रोटेक्ट इंडियन वुमेन फ्रॉम डॉरी डेथ। इसके अंदर जो प्रोविजन होते हैं वो इंडियन वुमेन को डॉरी के कारण जो मार दिया जाता है उससे प्रोटेक्ट करता है, रेप से प्रोटेक्ट करता है, किडनैपिंग से प्रोटेक्ट करता है, क्रुएल्टी और अदर ऑफेंसेस। और जो हिंसा, किसी भी दूसरे तरीके की जो हिंसा है या फिर क्रूरता है, उससे इंडियन वुमेन को, भारतीय महिलाओं को प्रोटेक्ट करता है। तो इंडियन पीनल कोड 1860 के अंदर वुमेन के लिए भी कुछ खास प्रोविजंस थे और उसमें वुमेन को इन सब चीजों से बचाया जाता है। नाउ विल सी द 13th राइट, दैट इज लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट क्या है? प्रोवाइड द फ्री लीगल सर्विसेज टू इंडियन वुमेन। मतलब कोई भारतीय महिलाएं अगर कोर्ट जाती हैं और उनके पास कोई इतने पैसे नहीं है कि अपने केसेस को सस्टेन कर सके, अपने केसेस को लड़ सके, तो उस केसेस में फ्री लीगल सर्विसेज उनको दिया जाएगा, उनको मुफ्त में कानूनी सहायता प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। ये गवर्नमेंट ने कानून बनाया है कि महिलाएं अगर कोई ऐसा आगे ट्रायल में जाती हैं और कोर्ट के अंदर, और उनके पास पैसे नहीं है लॉयर्स के लिए या इन सब चीजों के लिए, तो उनको फ्री लीगली सर्विसेज दिया जाएगा। हिंदू मैरिज एक्ट 1955। अब हम हिंदू मैरिज एक्ट को देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हिंदू मैरिज एक्ट भी पार्ट किसका है? हिंदू कोड बिल का ही पार्ट है, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने लेजिस्लेट किया था। तो इसके अंदर इंट्रोड्यूस्ड मोनोगमी। इसके अंदर फर्स्ट टाइम हिंदू फैमिलीज के अंदर मोनोगमी इंट्रोड्यूस होता है लीगली, कि भाई आप एक टाइम पे एक शादी ही कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो मेल है, चाहे सॉरी, एक टाइम पे आप एक पार्टनर के साथ ही रह सकते हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट आप एक टाइम पे एक पार्टनर के साथ रह सकते हैं। अगर आप दूसरे किसी के साथ शादी करना चाहते हैं तो पहले वाले जो पर्सन पार्टनर है उसके साथ जो मैरिज है उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, उनको डाइवोर्स देना पड़ेगा। इससे पहले क्या होता था? हिंदू मैरिज एक्ट से पहले हिंदू मेन के पास ये राइट्स होता था कि वो चाहे जितनी पत्नियां रख सकें, चाहे जितने फीमेल्स रख सकें, ठीक है। कोई लॉज नहीं था, कोई प्रॉपर लॉज नहीं था। लेकिन 1955 में पहली दफा ये लॉज बनता है कि इंडियन मेन जो है, खासकर जो हिंदू मेन है, उसको सिर्फ एक शादी कर सकता है वो, और एक टाइम पे एक पार्टनर के साथ रह सकता है। तो मोनोगमी इज ऑल अबाउट दैट। नाउ वी विल कम टू द 15th राइट, दैट इज हिंदू सक्सेशन एक्ट। हिंदू सक्सेशन एक्ट क्या है? ये भी 1956 के अंदर लेकर आया था। तो मैं जैसे कि मैंने बताया कि इसको अलग अलग पार्ट्स में लेकर आया गया है हिंदू कोड बिल से ही। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट रिकॉग्नाइजेज द राइट ऑफ वुमेन टू इनहेरिट पेरेंटल प्रॉपर्टी इक्वली विथ मेन। ये हिंदू महिलाओं को पेरेंट के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का, रखने का पूरा अधिकार देती है कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को वो रख सके, और इक्वली विथ मेन, मतलब मेन के साथ साथ अगर कोई उसका भाई है, ब्रदर है, तो ब्रदर को जितना प्रॉपर्टी का राइट है उतना ही फीमेल को भी उतना ही राइट है। और मेल और फीमेल इक्वली प्रॉपर्टी के हिस्सेदार होते हैं पेरेंट की प्रॉपर्टी में। तो ये राइट महिलाओं को दिया गया है हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के अंदर मिनिमम वेजेस का भी राइट्स है। डज नॉट अलाउ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल वर्कर्स और डिफरेंट मिनिमम वेजेस फॉर देम। मिनिमम वेजेस एक्ट 1940 अंदर पहली दफा आता है, जिसमें निर्धारित किया जाता है कि किसी भी पर्सन को मिनिमम कितना वेज मिल सकता है। मतलब कोई काम है उसमें अगर मिनिमम वेज गवर्नमेंट ने सेट कर दिया कि 15,000 है,
तो उससे कम आप मिनिमम वेज नहीं दे सकते हैं। और दोस्तों मैंने मिनिमम वेज के ऊपर मैंने एक पर्टिकुलरली एक वीडियो बनाया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो ऊपर दिए गए आई बटन पर आप क्लिक करके मिनिमम वेज के बारे में जो वीडियो मैंने बनाया है उसके बारे में आप देख सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि मिनिमम वेज का जो भी इशूज है उससे रिलेटेड आपकी जितने भी क्योरीज हैं वो सॉल्व हो जाएंगे इससे, कि मिनिमम वेज मेन और वीमेन के बीच में सेम होना चाहिए और उनके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसके लिए ये राइट मिनिमम वेज एक्ट 1948 एडवोकेट करता है। नाउ लेट्स कम टू द 17th राइट, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर विमेन एक्ट 1990। नेशनल कमीशन ऑफ विमेन एक्ट जो है ये 1990 के अंदर स्टैब्लिश होता है। इसके अंदर एक एनसीडब्ल्यू का एस्टैब्लिशमेंट होता है, नेशनल कमीशन ऑफ विमेन। नेशनल कमीशन ऑफ विमेन का ये काम होता है कि वो स्टडी करे और मॉनिटर करे डिफरेंट रिसर्च के ऊपर, डिफरेंट चीज़ों के ऊपर स्टडी करे, मॉनिटर करे कि महिलाओं के ऊपर कितनी हिंसा हो रही है, उसके खिलाफ क्या क्या चीज़ें हैं जो हो रही है सोसाइटी के अंदर, किसको रोकने की जरूरत है, विमेन के खिलाफ कहाँ वायलेंस हो रही है, किस केसेस के अंदर ज़्यादा विमेन को डिसएडवांटेज पोजीशन दिया गया है। तो इन सभी चीज़ों को स्टडी करना और मॉनिटर करना इस कमीशन का काम है, एनसीडब्ल्यू का काम है। और इसके अंदर विमेन को लीगली राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के साथ साथ उनके राइट्स को सेफगार्ड किया जाता है। और ये जो एनसीडब्ल्यू है वो विमेन के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो आप एनसीडब्ल्यू के अंदर विमेन कोई भी केस फाइल कर सकती है अगर उनका कोई भी राइट वायलेट हो रहा हो तो। नाउ लेट्स कम टू द 18th राइट, दैट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस। तो ये राइट्स जो है वो विमेन को सेक्सुअल हैरेसमेंट जो वर्क प्लेस पर होता है उससे प्रोटेक्ट करता है और प्रोहिबिट करता है उससे। तो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, विमेन के साथ कहीं भी सेक्सुअल हैरेसमेंट पर रोक लगाता है ये एक्ट। और वर्क प्लेस पर कहीं भी किसी भी तरीके का भेदभाव या फिर हैरेसमेंट जो है विमेन के साथ अगर होता है तो उसको ये राइट क्या करती है, प्रोहिबिट करती है, रोकती है और विमेन के राइट को सेफगार्ड करती है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और लीगल राइट्स विमेन के क्या क्या हैं। और पहले हमने देखा कि विमेन राइट्स बनता कैसे है, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या है विमेन के, लीगल राइट्स क्या है, उन सभी राइट्स को हमने एक वन बाय वन करके डिस्कस किया। और मैं आशा करता हूँ कि मैंने चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप सजेस्ट कर सकते हैं। और दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप यू विल understand this whole lecture, and if you did, please like, share and subscribe.